राइट। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका क्या है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी एंड आपको स्ट्रक्चर्स साउंड्स याद हो जाएंगे कि सेंटेंस को किस तरीके से बोलना है। सी, तुम वही हो ना जो कल मुझे बैंक में मिले थे। एक्चुअल में दो दोस्त हैं, दोस्त नहीं है, अनजान लोग हैं जो आज एक पार्टी में अचानक से टकराए हैं। तो तुम वही हो ना जो मुझे कल बैंक में मिले थे। देखिए एम्फेसाइज करना है और कई तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। आर यू द वन, क्या तुम वही हो? आर यू द वन आई मेट एट द बैंक यस्टरडे? आर यू द वन आई मेट एट द बैंक यस्टरडे? अब इसमें छोटे छोटे कंफ्यूजन रह जाते हैं, डाउट रह जाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर ये कहें आर यू द वन हु आई मेट एट द बैंक यस्टरडे, जिससे मैं मिला था बैंक में या जो मुझे मिला था बैंक में, सो आर यू द वन हु आई मेट एट द बैंक यस्टरडे अगर आप कहेंगे तब भी ठीक है। अदरवाइज यू कैन ओमिट द वर्ड हु हियर इन दिस सेंटेंस। गॉट द पॉइंट? यहाँ पर हु लगाएं या ना लगाएं कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अगला सेंटेंस आप देखिए, पूरा सेशन देखिए, लॉजिक आपको समझ में आएगा। सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक रिव्यू ले लीजिए फिर दोबारा देख लीजिएगा इसको, तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा लॉजिक ऑफ दीज सेंटेंसेस, राइट। सो तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज है, हाँ मैं ही था। अब दूसरा जो बंदा है वो कह रहा है तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज है, हाँ मैं ही था। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है ना, लिटरल ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस प्रकार के स्टेज पे पहुंचने के बाद आपको कहना है, एम्फेसाइज करना है, तुम्हारी तो बड़ी तेज याददाश्त है, मैं ही था जिसकी जिसकी तुम बात कर रहे हो। सो यू हैव गॉट सच ए शार्प मेमोरी, यू हैव गॉट अ शार्प मेमोरी। देखिए गेट गॉट कुछ हद तक ठीक है कि भैया एक्वायर करने के लिए यूज होता है, लेकिन थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए भी हम कई जगह पे यूज कर लेते हैं। सो ये थोड़ा सा उस पॉइंट पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, उसकी शार्प मेमोरी पे। यू हैव गॉट ए शार्प मेमोरी, यस दैट वाज मी, मैं ही था। जैसे मान के चलिए आपसे कोई अगर पूछता है कि आपके कितने बच्चे हैं, राइट, तो एक नॉर्मल तरीके से आप इस चीज को रिप्लाई कर सकते हैं, आई हैव 2 चिल्ड्रन, आई हैव 3 चिल्ड्रन, आई हैव 1 चाइल्ड, ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट जताते हुए आप इसी चीज को ऐसे भी रिप्लाई कर सकते हैं, आई हैव गॉट 2 चिल्ड्रन, आई हैव गॉट 3 चिल्ड्रन, आई हैव गॉट 1 चाइल्ड। आई हैव गॉट थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए यूज कर लिया जाता है, तो यहां पर वो एम्फेसाइज करने के लिए कहा जा रहा है यू हैव गॉट सच अ शार्प मेमोरी, यानी बड़ी तेज मेमोरी है आपकी, दैट वाज मी, मैं ही था। व्हाट द पॉइंट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ कैसे आना हुआ? अब मान के चलिए, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ट्रांसलेशन से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। मान अब ये दोनों लोग पार्टी में मिले हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ कैसे आना हुआ लिटरल ट्रांसलेशन करके अगर हम किसी से पार्टी में पूछ लें व्हाई डिड यू कम हियर, कितना अजीब सा साउंड करेगा ये सेंटेंस। तो हमको एग्जैक्ट फीलिंग भरनी आनी चाहिए कि इस बात को पोलाइटली किस तरीके से कहा जाए, इस सिचुएशन में किस तरीके से कहना है। यहाँ कैसे आना हुआ? तो देखिए एक नॉर्मल तरीका है, हाउ डिड यू एंड अप हियर, हाउ डिड यू एंड अप हियर। यहाँ कैसे आना हुआ ये किस तरीके से ट्रांसलेशन किया जा सकता है, राइट, समझा जा सकता है। सो हाउ डिड यू एंड अप हियर, जब कोई बंदा हमको कहीं पे अचानक से मिल जाता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, एक तो नॉर्मल भी पूछ सकते हैं व्हाट यू डूइंग हियर, व्हाट यू डूइंग हियर अगर थोड़ा सा क्लोज है। लेकिन इस प्रकार की कंडीशन है, सिर्फ इनकी दूसरी मुलाकात है। सो हाउ डिड यू एंड अप हियर, व्हाट द पॉइंट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जिसलिए तुम आए हो उसी लिए मैं आया हूं। अब दोनों एक ही शादी में पहुंचे हैं, तो दूसरा बंदा कह रहा है जिसलिए तुम आए हो उसी लिए मैं आया हूं। अब देखिए इसको लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, राइट। समझिए सिचुएशन, वी केम हियर फॉर द सेम रीजन, वी आर हियर फॉर द सेम रीजन। सिचुएशन बतानी है आपको, इस तरीके से आप कह दीजिए वी आर हियर फॉर द सेम रीजन, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सी आप कह दीजिए आई केम फॉर द सेम रीजन यू डिड। ये एक पूरा का पूरा तरीका हो गया कहने का, आई केम हियर फॉर द सेम रीजन यू डिड, यानी जिस रीजन से तुम आए हो उसी रीजन से मैं आया हूं। आई एम हियर फॉर द सेम रीजन यू आर, आई केम हियर फॉर द सेम रीजन यू डिड आई गेस। आई गेस लगा करके वो इस वाली चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, आई केम हियर फॉर द सेम रीजन यू डिड आई गेस। व्हाट द पॉइंट? तो ये एक तरीका कहने का हो गया, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं आई थिंक वी आर हियर फॉर द सेम रीजन, आई थिंक वी आर हियर फॉर द सेम रीजन, शायद एक ही रीजन की वजह से हम यहाँ पर हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम भी दावत में आए हो? अब देखिए क्या तुम भी दावत में आए हो, एक नॉर्मल तरीका हुआ इस बात को कहने का, डिड यू ऑल्सो कम फॉर द पार्टी, डिड यू ऑल्सो कम हियर फॉर द पार्टी। दूसरे तरीके से और नेचुरली, आर यू ऑल्सो हियर फॉर द पार्टी। देखो डिड यू ऑल्सो कम हियर फॉर द पार्टी, या फिर आर यू ऑल्सो हियर फॉर द पार्टी, तो दोनों में से कोई भी कहा जा सकता है। सो आर यू ऑल्सो हियर फॉर द पार्टी, ये एक थोड़ा और नेचुरल तरीका है मॉडरेट इंग्लिश के हिसाब से। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें क्या लगा यहाँ वेटर का काम करने आया हूँ? जब बंदा पूछ रहा है कि आर यू ऑल्सो हियर फॉर द पार्टी, तो सामने वाला कह रहा है तुम्हें क्या लगा यहाँ पर पार्टी में हूं तो क्या मैं यहाँ वेटर का काम करने आया हूँ। तो दोनों तरीके से कहा जा सकता है। देखिए एक बेसिक तरीका हुआ, डू यू थिंक आई एम हियर टू सर्व,
वेटर क्या करते हैं, सर्व करते हैं। डू यू थिंक आई एम हियर टू सर्व, एक ये तरीका हुआ। देखिए इन सेंटेंसेस से क्या होगा, इन सेंटेंसेस से थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स यूज करने आएंगे और सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझ में आएंगे। डू यू थिंक आई एम हियर टू सर्व, डू यू थिंक आई कम हियर टू वर्क एज अ वेटर। तो आप आई होप कि लॉजिक समझ रहे होंगे कि रिलेटेड वर्ड्स हमारे माइंड में जब आ जाएं तो उनको यूज करके एक सिचुएशन से रिलेटेड सेंटेंस फॉर्म करना होता है, ना कि हमको इन शब्दों को ट्रांसलेट करना होता है। अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो मैक्सिमम 10% इंग्लिश हम बोल पाएंगे, रेस्ट 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी, जिसका हिंदी से कोई कनेक्शन नहीं है। राइट, सिचुएशन समझिए, रिलेटेड वर्ड्स को याद करिए और सेंटेंस में फॉर्म कर दीजिए, जोड़ दीजिए। राइट, तो बुरा मत मानो, मैं तो बस पूछ रहा हूं। अब देखो यहां पर है बुरा मत मानो, मैं तो बस पूछ रहा हूं। तो नॉर्मल बुरा मानने के लिए हमें पता है डोंट माइंड भी कहा जा सकता है, डोंट टेक इट अदरवाइज भी कहा जा सकता है, या फिर और अच्छे तरीके से नो ऑफेंस आई एम जस्ट आस्किंग, नो ऑफेंस आई एम जस्ट आस्किंग। ये भी एक तरीका है कि यार यार बुरा मत मानो, ये कैजुअल तरीका है आजकल की जनरेशन में। नो ऑफेंस आई एम जस्ट आस्किंग, नो ऑफेंस का मतलब ये डोंट माइंड। राइट, डोंट माइंड थोड़ा ओल्ड फैशन है, तो आप ये भी यूज करना शुरू कर सकते हैं। सो तुम किसकी तरफ से आए हो, अब देखो मान के चलिए हम कई बार पूछते हैं ना तुम किसकी तरफ से आए हो, एक नॉर्मल तरीका है हु इज योर फ्रेंड हियर। देखिए एक्चुअल में इस चीज को अगर वैसे आप कहें तुम किसकी तरफ से आए हो, तो हम ऐसे कह सकते हैं whose side are you here on, whose side are you here on। एक दूसरा तरीका हो गया whose reference are you here on। ये कई एक सिचुएशन कहने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा वाला अच्छा है। बेस्ट क्या तरीका है कि मेरा मैसेज पहुंचना चाहिए, बेसिक तरीके से पहुंचाना शुरू करिए, उसके बाद धीरे धीरे एनहेंसमेंट आते चले जाएंगे। उसके लिए बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। रियल सिचुएशन में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्लुएंसी आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके पीछे रीजन है, हम अकेले जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक सेंटेंस को हिंदी में सोचते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन करते हैं, वो चीज हमको ट्रांसलेशन करने में ही उलझा के रखती है, जबकि ट्रांसलेशन से इंग्लिश बोली नहीं जाती। तो ग्रुप में क्या होता है, इसी प्रकार की छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन लोग आपस में करते रहते हैं, लोग एक दूसरे को जवाब देते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं। तो इसमें हमको एक सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है, ऑल्टरनेट्स पता चलते हैं कि इस बात को कितने तरीके से पूछा जा सकता है और बताया जा सकता है। वहां ब्रॉड इंग्लिश आपको पता चलेगी। ग्रुप में क्या है, सिर्फ चैटिंग नहीं कर सकते, 300 करीबन पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, तो उनके साथ आप चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। ग्रुप में लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जूम गूगल मीट वगैरह पे 4-5 लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं। तो ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है कि एक बंदा इस बात को ऐसे कहता है, दूसरा बंदा इसी बात को दूसरे तरीके से कहता है, ऑल्टरनेट्स पता चलते हैं। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती है तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन करते हैं, लोग अपने अपने डाउट्स पूछते हैं, कुछ सेंटेंसेस सुने होते हैं, कुछ बनाए होते हैं जिनको लेके कंफ्यूजन होता है, तो सेशन में इसी प्रकार के सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं, उनका ग्रामर लॉजिक साथ साथ समझते हैं। तो ऐसे सेशन में जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, उनकी ग्रामर साथ के साथ लॉजिक स्ट्रक्चर समझेंगे, 15-20 दिन में कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। राइट, तो कम्युनिटी एटमॉस्फेयर की सारी बात है। एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा समय बिताएंगे, जितनी ज्यादा इंग्लिश को सुनेंगे, उतना ज्यादा कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, लाइव क्लासेस में आइएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 15 मिनट्स। तो पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऑलराइट, सो जिसकी शादी है वो मेरा दोस्त है। अब देखिए समस्या कहाँ आएगी, सेंटेंस से समझ के देखिए, जिसकी शादी है वो मेरा दोस्त है, हमें कहने की जरूरत क्या है। अब जिसकी शादी है वो क्या है, वो ग्रूम है, दूल्हा है। इसी चीज को ऐसे कह दीजिए, द ग्रूम इज माई फ्रेंड। क्या जाता है, द ग्रूम इज माई फ्रेंड। तो एक्शन में करना क्या है ना, कि जो भी बात बोलने वाले हैं थोड़ा सा पॉज लेके उसको बोलने का ऑल्टरनेट ढूंढिए, तरीका ढूंढिए। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, समझने की कोशिश जब आप करेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, किस विषय में बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे ऑल्टरनेट सेंटेंसेस आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसी बात को घुमा फिरा के बोल के देखिए, अच्छा मैं दूल्हे के भाई का दोस्त हूं, मैं, अब दूसरा दोस्त कह रहा है मैं दूल्हे के भाई का दोस्त हूं। अब इसी चीज को आप अपने शब्दों में बता करके देखिए, कितने तरीके से आप बता सकते हैं। मैं दूल्हे के भाई का दोस्त हूं, तो मैं क्या हूं, सी आई एम ग्रूम्स ब्रदर्स फ्रेंड, आई एम ग्रूम्स ब्रदर्स फ्रेंड। या फिर आप ऐसे कह दीजिए इसी चीज को, आई एम ए फ्रेंड ऑफ ग्रूम्स ब्रदर, आई एम ए फ्रेंड ऑफ ग्रूम्स ब्रदर
ग्रूम के भाई का दोस्त हूं, या फिर आई एम ग्रूम्स ब्रदर्स फ्रेंड, राइट। तो एक बात को और भी कई तरीके से घुमाया फिराया जा सकता है, तो सिचुएशन बतानी है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इसी सेंटेंस को आप बोल करके देखिए, अभी इनके और कितने भाई बचे हैं शादी के लिए। अभी इनके और कितने भाई शादी के लिए बचे हैं, जो जिसकी शादी है उसके बारे में बात चल रही है। अभी इनके और कितने भाई बचे हैं शादी के लिए। सिचुएशन समझिए, सिंपल सी, हाउ मेनी मोर ऑफ द ब्रदर्स, हाउ मेनी मोर ऑफ देयर ब्रदर्स, यानी इनके भाइयों में से और कितने, हाउ मेनी मोर ऑफ द ब्रदर्स आर लेफ्ट टू गेट मैरिड नाउ, आर लेफ्ट टू गेट मैरिड नाउ। सी, हाउ मेनी मोर ऑफ देयर ब्रदर्स आर लेफ्ट टू गेट मैरिड नाउ। अब इनके कितने भाई बचे हैं शादी करने के लिए। एक बार रिपीट करके देखिए, जब आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा स्ट्रक्चर। हाउ मेनी मोर ऑफ देयर ब्रदर्स आर लेफ्ट टू गेट मैरिड नाउ, सिंपल। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, शायद यही लास्ट है। अब जिस लड़के की शादी हो रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है शायद यही लास्ट है, सो आई गेस ही इज द लास्ट वन, आई थिंक ही इज द लास्ट वन। आई गेस कहा जा सकता है, आई थिंक कहा जा सकता है। सी, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, चलो कुछ खाया जाए। अब देखिए, एक्चुअल में जब आप पार्टी में खड़े हैं, आपको किसी को कहना है चलो कुछ खाया जाए। अब एक नॉर्मल सा अजीब सा एक वर्ड होता है, लेट्स ईट समथिंग, बिल्कुल ट्रांसलेशन हो जाएगा खाना, मतलब चबा चबा के खाया जाए। लेकिन यहाँ जो पार्टी वगैरह में तरीका है एक बात को कहने का कि किस तरीके से बात करी जानी चाहिए, राइट। सो लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट। देखिए, एक्चुअल में टू ईट यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए लगाया गया है, हालांकि इतना आपको कहना चाहिए, लेट्स ग्रैब समथिंग। ग्रैब का मतलब होता है किसी चीज को कनेक्ट कर लेना, किसी भी चीज से, किसी चीज को पकड़ने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए बहुत कॉमनली यूज होता है। लेट्स ग्रैब समथिंग का मतलब ही हो गया कि खाने की बात करी जा रही, चलो कुछ खाया जाए, राइट। लेट्स ग्रैब अ बर्गर, लेट्स ग्रैब ए बर्गर, चलो बर्गर खाया जाए। व्हाट द पॉइंट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने कुछ और दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। बंदा कह रहा है मैं अपने कुछ और दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, तुम चलो मैं फिर मिलता हूँ। इस प्रकार की बात कह देते हैं हम अक्सर जब किसी से अचानक टकराते हैं पार्टी में, मैं अपने कुछ और दोस्तों का इंतजार कर रहा हूं, तुम चलो फिर मिलता हूं। अब इसी बात को हमको नॉर्मल कहना है। सी, कुछ ट्रांसलेशन पता होना चाहिए, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ग्रामर वगैरह, तरीका ज्यादा जरूरी है, तरीका पता होना चाहिए, इसको कहेंगे कैसे। सी, आई एम वेटिंग फॉर अ फ्यू मोर फ्रेंड्स ऑफ माइन। दो तरीके से कहा जा सकता है, आई एम वेटिंग फॉर अ फ्यू मोर फ्रेंड्स ऑफ माइन, या फिर आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर ऑफ माई फ्रेंड्स। आई एम वेटिंग फॉर अ फ्यू मोर ऑफ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में से और थोड़े दोस्तों का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर अ फ्यू मोर ऑफ माई फ्रेंड्स, या फिर आई एम वेटिंग फॉर अ फ्यू मोर फ्रेंड्स ऑफ माइन। व्हाट द पॉइंट, दोनों तरीके से आप इस चीज को कह सकते हैं। आई बिलीव कि इस लेवल का थोड़ा बहुत ग्रामर तो आपको पता ही होगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम चलो मैं तुमसे फिर मिलता हूं, तुम चलो मैं तुमसे फिर मिलता हूं। अब देखिए, जब हम किसी को कह रहे हैं तुम चलो, तो अगर आप कहेंगे यू गो, तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, भाई आपने ऑर्डर दे दिया तुम जाओ। तुम चलो के लिए कहा कह दिया जाता है यू गो अहेड, यू गो अहेड, यू कैरी ऑन। गो अहेड का मतलब है आप बढ़िए आगे, यू गो अहेड, आई जस्ट कैच अप विद यू, यू गो अहेड, आई जस्ट कैच अप विद यू, आई विल जस्ट कैच अप विद यू। जब आपने कह दिया तो विल लगा के आपने फ्यूचर इंडिकेट कर दिया, यानी अभी मिलता हूं, मिलूंगा। व्हाट द पॉइंट, यू गो अहेड, आई जस्ट कैच अप विद यू, बस आपसे थोड़ी देर में मिलता हूं। लुक एट द लास्ट सेंटेंस, ये लास्ट सेंटेंस है। सो और हाँ, जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। अब देखिए, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, मीट मी बिफोर यू लीव, मीट मी बिफोर यू लीव। अब ये एक नॉर्मल ट्रांसलेशन ऑर्डर जैसा साउंड करेगा, बंदा कहेगा पहली मुलाकात में आप उस पर इस तरीके से बात करने लगे, पोलाइटली इस बात को कैसे कहेंगे, जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। एंड यस, डोंट लीव विदाउट सेइंग गुड बाय। एंड यस, जाते जाते आपने उसको टोका, एंड यस डोंट लीव विदाउट सेइंग गुड बाय। गेटिंग माय पॉइंट। तो नेचुरली एक बात को जिस सिचुएशन में खड़े हैं, उस सिचुएशन में बात को किस तरीके से कहा जाना है, ये चीज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज हम हिंदी के सेंटेंसेस को अगर लिटरली ट्रांसलेट करते रहेंगे तो उनमें कहीं भी फीलिंग नहीं होगी, और बिना फीलिंग के बातचीत करने का फायदा क्या है। फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कॉन्वर्सेशन किया जाता है ना, तो जब तक फीलिंग को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है तब तक फिर मजा नहीं आएगा। और इस सेशन के बारे में प्लीज आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। लाइव क्लासेस में आइए, 15-20 दिन में लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा और बात करने लगेंगे। प्रैक्टिस करते रहे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।